गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तारीख थी 17 सितंबर 1939। महामना 26 अगस्त को अपने गिरते स्वास्थ्य के कारण सेवानिवृत्त हो चुके थे और काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक और स्वर्णिम विभूति से विभूषित हो रहा था। विश्वविद्यालय के मुकुट में जुड़ने वाले यह मोर पंख थे भारतीय दर्शन शास्त्र की वेदांत धारा के अतुलनीय प्रवाह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यह कहानी राष्ट्रपति राधाकृष्णन की नहीं है, यह कहानी है एक दार्शनिक प्रोफेसर और उनके विश्वविद्यालय में बीते समय की। महामना ने जब अपनी कलकत्ता यात्रा के दौरान श्री राधाकृष्णन से अपनी इच्छा बताई तो कृष्णन जी ने मना कर दिया, क्योंकि उस समय वह कलकत्ता विश्वविद्यालय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर और ऑक्सफोर्ड में पूर्वी धर्म और नैतिकता के प्रोफेसर थे। तदनुसार 6 महीने कलकत्ता और 6 महीने लंदन में रहते थे। परंतु महामना ने जब उनसे सिर्फ सप्ताहांत का समय मांगा तो वह तैयार हो गए और 24 सितंबर 1939 से उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दूसरे कुलपति का कार्यभार संभाला। महामना को सुयोग्य उत्तराधिकारी मिल चुका था। Sri Radhakrishnan's tenure in university started with him delivering a speech of 45 minutes on Bhagavad Gita that left everyone spellbound. The moment of Panditji embracing and sitting in the Vyaspeeth left the eyes glittering with amazement. In afternoon meetings on that day, everyone was just gazing and appreciating the proceedings of the meeting. उसी दिन की घटना है कि विश्वविद्यालय उनके यात्रा संबंधी व्यय का ब्यौरा तैयार करके उनके पास जाती है, पर वे सत्यनिष्ठा के धनी मात्र 70 रुपये के वापसी टिकट के अलावा 1 रुपये भी अधिक नहीं स्वीकार करते हैं। अपने कार्यकाल के शुरुआती दौर में विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति ने उनका ध्यान खींचा और इसके लिए उन्होंने एन.वी. राघवन को राजी कर लिया। एन.वी. राघवन एक से अधिक राज्यों के अकाउंटेंट जनरल रह चुके थे। राघवन नवंबर 1939 में विश्वविद्यालय आए और संपूर्ण ऊर्जा के साथ विश्वविद्यालय के आर्थिक कल्याण में जुट गए। N.V. Raghavan was reappointed as honorary special officer from 16th of August 1940 to February 1941. In his presented budget of 1940 to 41, university has the deficit of 14,410. Subsequently, Radhakrishnan approached Government of India in April 1940, and due to his effort, Government of India have allocated recurring grant of 2 lakh and the non-recurring grant of 20 lakh. UP government was also giving a recurring amount of 50,000. Bihar province also gave a one-time amount of 20,000 rupees. These extraordinary effort resulted in the university to the surplus of 35,920 by the end of 1941. Employee Provident Fund was something that Krishnan cared too much. He gave an increment of 6.25% for the employee below than 150 of the salary bracket. On 23rd of December 1939, the first court meeting under the Vice Chancellorship of Dr. Radhakrishnan held. Dr. Hridaynath Kunjru regarded him as the true successor to the Malvijis, observing his financial excellence. For instance, between April to December 1941, Radhakrishnan added upon 5 lakh in university fund. कुलपति का कार्यभार विश्वविद्यालय को एक परंपरा में ढालने तक सीमित नहीं होता है, अपितु विश्वविद्यालय में नित्य नए विकास की परंपरा उत्सर्जित करना भी होता है। विश्वविद्यालय भी नवजात से बालपन की तरफ जा रहा था। जड़ें तो मालवीय जी के समय बहुत मजबूती से मिट्टी पकड़ चुकी थी, परंतु भवन अभी अर्धनिर्मित स्थिति में था। यह कार्यभार कृष्णन जी ने अपने बलशाली कंधों पर उठाया। महामना का लगाया और पानी दिया पौधा कृष्णन के प्रयासों से अब वृक्ष बनने की तरफ चल पड़ा था।
आइए देखते हैं उनके शुरुआती कार्यकाल के विकास कार्य। जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया तो उनकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन भी किया गया था। इस उच्च स्तरीय कमेटी का गठन 25 नवंबर 1939 को किया गया। इस उच्च स्तरीय कमेटी के सुझावों के परिणाम स्वरूप महामना मदन मोहन मालवीय जी को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का आजीवन रेक्टर अर्थात अधिशिक्षक नियुक्त किया गया। महामना ने अपने उसी दिन के भाषण में एक और बात का जिक्र किया था। महामना की ये इच्छा थी कि पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन के समतुल्य ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाए। इसके अंदर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स और ग्लास टेक्नोलॉजी का अध्ययन अध्यापन कराए जाने का विचार था और सौभाग्य देखिए अगले ही महीने 21 दिसंबर 1939 को इस कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना भी हो जाती है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के 22वें वार्षिक दीक्षांत समारोह के अवसर पर महामना मदन मोहन मालवीय जी ने 2 महान विभूतियों को भी आमंत्रित किया था। पहले थे जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह और दूसरे थे पटियाला के महाराजा यादवेंद्र सिंह। दोनों ही महान विभूतियों को महामना मदन मोहन मालवीय जी ने डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि से सम्मानित भी किया। उस दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गवर्नर सर मॉरिस ने की थी। महाराजा उम्मेद सिंह ने उसी समय इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर की भी अनावरण किया था। 2 दिवस बाद 25 दिसंबर था। 25 दिसंबर को महामना का जन्मदिवस था। महाराजा उम्मेद सिंह ने भेंट स्वरूप स्नेहपूर्वक महामना को 5,000 रुपये की धनराशि प्रदान की और महामना की उदारता देखिए कि उन्होंने सारी धनराशि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के दान कोष को समर्पित कर दी। सन 1940 में विश्व युद्ध के कारण कुलपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इंग्लैंड नहीं गए थे। परिणाम स्वरूप वह अपनी कार्यकुशलता को BHU में और अधिक समर्पित कर पाए। इसी दौरान कोच्चिन के राजा ने 10,000 रुपये की राशि प्रदान कर कुलपति के निवास के लिए कोच्चिन हाउस का निर्माण करवाया था तथा इसी दौरान बॉम्बे के माथुरदास विसंजी ने 1 लाख रुपये की राशि प्रदान कर वाणिज्य संकाय की आधारशिला रखी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कार्यकाल के दौरान ही सिरेमिक तकनीक तथा LLM की पढ़ाई सन 1940 में शुरू की गई थी। प्रो वाइस चांसलर राजा ज्वाला प्रसाद ने सन 1940 में BHU की सीमाओं का निर्माण करवाया था तथा उसी वर्ष नवंबर माह में बलरामपुर के महाराज के द्वारा विश्वविद्यालय के नए द्वार का भव्य निर्माण पूरा हुआ था। किसी भी शैक्षणिक कृति की प्रथम 2 पहचान होती हैं, वहाँ अध्यापन करने वाले गुरुजन और अध्ययनरत शिष्यगण। विश्वविद्यालय का यश वहाँ के वातानुकूलित कमरे या आरामदायक कुर्सियाँ नहीं होती, उनका यश होता है वहाँ बहती हुई ज्ञान गंगा। आज अगर हमारे इस उपवन को सर्व विद्या की राजधानी कहा जाता है तो सहज ही इस ज्ञान गंगा के पीछे राधा कृष्णन जैसी गंगोत्रियों का निरंतर तप है। कृष्णन इस तपोस्थली में संपूर्ण संसार का ज्ञान प्रवाहित करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने विभिन्न व्यवस्थाएं करवाईं और उन्हें सहयोग भी प्राप्त हुआ। आइए इस पर प्रकाश डालते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कार्यकाल के दौरान विभिन्न शैक्षणिक चेयर्स का निर्माण कराया गया, जिसमें बड़ौदा के महाराज सयाजीराव द्वारा 15,000 की फंडिंग कराई गई, जिसका उपयोग सयाजीराव चेयर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का निर्माण कराने के लिए बनाया गया। इसी निर्माण श्रृंखला में मयूरभंज के महाराज प्रताप सिंह भंज द्वारा अपने पिता के नाम पर 18,000 की फंडिंग कराई गई, जिसका उपयोग महाराज श्री रामचंद्र भंज दियो चेयर्स ऑफ संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर का निर्माण कराने के लिए किया गया। उसी समय महाराज होलकर द्वारा 24,000 की धनराशि से होलकर भवन का निर्माण हुआ, जिसका उपयोग विदेश से आने वाले विजिटिंग प्रोफेसर्स के ठहरने के लिए उचित स्थान उपलब्ध कराना था। यह डॉक्टर राधाकृष्णन जी के शुरुआती कार्यकाल के शैक्षणिक विकास का संक्षेपित वर्णन है। विश्व युद्ध चल रहा था, साथ ही भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का अंतिम युद्ध चल रहा था। आज़ाद भारत अब क्षितिज से नजदीक आते दिख रहा था। आवश्यकता थी उभरते भारत को राह देने की। आवश्यकता और कृष्णन का मेल तो सदैव ही होता दिखता है। अतएव राधा कृष्णन एक राष्ट्र निर्माता की भूमिका में उभरे। उन्हें प्रजातंत्र में बहुत आस्था थी। वे कहते हैं, राज्य का मूल्य उसकी संपदा से नहीं अपितु इससे है कि वह अपने लोगों को कितना प्रसन्न महसूस कराता है। यह खुशी किसी सत्ता के गिरने या बनने से काफ़ी अधिक होती है। उनके विचारों में विश्वविद्यालय ऐसा स्थान है जहाँ राष्ट्र निर्माताओं का सृजन होता है।
जहाँ उनके अंदर नैतिक मूल्यों का विकास कराया जाता है। हम जहाँ इस समय बैठे हैं वह धरा ऐतिहासिक रूप से धनी है। अंत में इतना कहना चाहूँगा कि रानी लक्ष्मीबाई ने एक बार महंत गंगादास से पूछा था कि क्या स्वराज्य मेरे जीवन काल में स्थापित हो जाएगा, तो श्री गंगादास जी ने कहा कि यह मोह क्यों, तुमने आरंभ किए हुए कार्य को आगे बढ़ा दिया है। नींव के पत्थर भवन को नहीं देख पाते, परंतु भवन खड़ा होता है उनके सहारे जो नींव में गड़े हैं।